तेजस्वी का हिमंत पर विवादित बयान, असम के सीएम को बताया योगी का चाइनीज वर्जन। तेजस्वी के बयान की जमकर हो रही निंदा, अखिल और पीयूष ने बयान को बताया दुर्भाग्यजनक। अपर असम की राजनीति बदलने पर जोर, अब जातीय संगठनों के निशाने पर कांग्रेस। संगठनों को खूब भा रहे सीएम और उनके बयान, हेमंत सरकार को बताया स्थानीय लोगों का रक्षक। कांग्रेस के निशाने पर आई सेवी चीफ माधवी बुच, एक साथ 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप, कांग्रेस ने आईसीआईसी से भी मांगा जवाब। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में थी ये रिपोर्ट। बिजली का तार गिरने से एक की मौत, हाई टेंशन लाइन का तार गिरा, खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की मौत। शुभ संध्या, नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रथम खबर आज के समाचार में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया है। राजद के प्रमुख नेता तेजस्वी ने हिमंत को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बताया है। तेजस्वी के बयान की सिर्फ दिल्ली और दिसपुर में ही आलोचना नहीं हो रही, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में भी उनके बयान को दुर्भाग्यजनक बताया जा रहा है। तो आइए देखते इस पर एक विशेष रिपोर्ट। तेजस्वी के बयान पर उबला असम, बयान को बताया जा रहा नस्लभेदी, हिमंत को बताया आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन, अखिल और पीयूष ने की बयान की निंदा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बताया है। तेजस्वी के इस बयान की दिल्ली से दिसपुर तक निंदा की जा रही है। इस बयान को लेकर वहां अपने गृह राज्य यानी बिहार में भी आलोचना के शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी के बयान की सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी आलोचना कर रहे हैं। सीएम हेमंत के मुख्य आलोचक माने जाने वाले अखिल गोगोई ने भी तेजस्वी के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि हम कई बार सीएम हेमंत की बातों को स्वीकार नहीं करते, परंतु तेजस्वी ने असम के सीएम के बारे में जो भी कहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ हम सबका अपमान है। उन्होंने कहा कि सीएम हिमंत को योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अपने बयान में असम सहित पूरे पूर्वोत्तर का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम चाइनीज की तरह दिखते हैं तो हमें चाइनीज कहकर हमें अपमानित करने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि हम स्वाभिमानी भारतीय हैं। असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने भी तेजस्वी की बयान की निंदा की और कहा कि उन्हें अपने बयान को वापस ले लेना चाहिए। पीयूष ने कहा कि तेजस्वी के बयान से नस्लभेदी होने की बू आ रही है। मालूम हो कि तेजस्वी ने हाल ही में असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए अवकाश समाप्त पर अपना बयान दे रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने हिमंत को योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बता दिया, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति तेज हो गई है। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा विधानसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक बिसात अभी से बिछा रहे हैं। खासतौर पर दिन प्रतिदिन अपर असम की राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसागर में 30 जातीय संगठनों की ओर से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन उल्लेखनीय है, जिसमें संगठनों ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जमकर आलोचना की, तो दूसरी ओर हिमंत सरकार को स्वदेशी सरकार की संज्ञा दी। तो आइए इस राजनीतिक परिवर्तन देखते एक सनसनीखेज रिपोर्ट। जातीय संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ भरी हुंकार। शिवसागर में 30 संगठनों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हेमंत सरकार को बताया स्वदेशी सरकार। सीएम की जमकर की तारीफ। वर्ष 2026 में असम में होने वाले विधानसभा की चुनाव की बिसात अभी से बिछाई जा रही है, जबकि चुनाव होने में अभी 2 साल का समय बाकी है। खास तौर पर अपर असम में सांस्कृतिक शहर शिवसागर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगता है कि मारवाड़ी विरोधी अभियान और उसके बाद मियां भगाओ अभियान के माध्यम से अपर असम के राजनीतिक विमर्श को बदलने का पूरा जोर है। वहां यकायक कथित जातीय संगठनों का खड़ा होना और राज्य सरकार के पक्ष में बयान देना भविष्य की योजनाओं को रेखांकित करती है। सबसे मजे की बात अब यह है कि ये जातीय संगठन राज्य सरकार की जगह कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। उनके निशाने पर असम के 2 बड़े नेता देवव्रत सैकिया और गौरव गोगोई हैं। बताते चलें कि गौरव गोगोई जोरहाट के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता हैं, जबकि देवव्रत सैकिया असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। गौरव गोगोई ने हाल ही में जोरहाट सीट पर भाजपा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि सीएम ने इस सीट पर गौरव को हराने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा दिया था, परंतु गौरव गोगोई को हराना असंभव नहीं रहा। इसीलिए सीएम ने अपर असम के राजनीतिक माहौल को बदलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। लगता है कि भाजपा और सीएम के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी जिम्मेवारी कथित जातीय संगठनों ने ले ली है। उनका कहना है कि राज्य में फिलहाल स्वदेशी सरकार चल रही है। जातीय संगठनों का कहना है कि सीएम हेमंत वही कार्य कर रहे हैं जातीय संगठनों और जातीय स्वाभिमान के अनुकूल हैं। अब देखना है कि इस बदलाव से असम की राजनीति में कितना प्रभावित होती है, जो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। इन दिनों असम के उपभोक्ता अजीब दौर से गुजर रहे हैं। दूध की कीमत में 3 रुपए की बढ़ोतरी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। अब दूध 64 रुपए प्रति लीटर से 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं राज्य सरकार सरकारी खजाने को भरने के लिए शराब की कीमत घटाने को बाध्य हुई है, कारण कि मेघालय और अरुणाचल की शराब सस्ती होने के कारण लोग असम निर्मित शराब कम खरीद रहे थे। इसका असर सीधे सरकारी खजाने पे पड़ा है। अब देखना है कि राज्य सरकार की नई रणनीति खजाने को भरने में कितनी सहायक होती है। तो आइए देखते इस पर सनसनीखेज रिपोर्ट। असम में दूध महंगा, शराब सस्ती, राजस्व बढ़ाने का हेमंत का फंडा। मेघालय व अरुणाचल की शराब ने बढ़ाई परेशानी। दूध का दाम बढ़ने पर बिफरे उपभोक्ता। असम में दूध की कीमत बढ़ गई है तो दूसरी ओर शराब की कीमत में भारी कटौती की गई है। गौपालक संस्था ने गाय के खाद्यान्नों की कीमत में बढ़ोतरी का हवाला देकर दूध की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने शराब की बिक्री में बढ़ाने के लिए इसकी कीमत में कटौती की है। फिलहाल राज्य में असम निर्मित शराब की कीमत घटने से सरकारी खजाने पर सीधे असर पड़ा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए ताकि सरकारी खजाने भरा जा सके। बताते चले कि राज्य सरकार चाहती है कि शराब की मद से सरकारी खजाने में 5000 करोड़ की आमदनी हो। इसको देखते हुए सरकार ने पहले शराब की कीमत बढ़ा दी थी, परंतु देखा गया कि राज्य में असम निर्मित शराब की बिक्री कम हो गई है। उसकी जगह उपभोक्ता मेघालय और अरुणाचल निर्मित शराब पीने लगे, कारण कि मेघालय और अरुणाचल निर्मित शराब की कीमत यहाँ से कई ज्यादा कम थी। ऐसे में असम सरकार के राजस्व पर भारी असर हुआ। तब सरकार अपनी रणनीति बदलने को बाध्य हुई। आबकारी मंत्री केशव महान ने कुछ दिनों पहले प्रेस के सामने सरकार की रणनीति की स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने बताया था कि शराब की कीमत घटाने से सरकारी खजाने को भरने में किस तरह मदद मिलेगी। उसी रणनीति के तहत अब 1 सितंबर से शराब की कीमत घटा दी है। अब देखना है कि सरकार की यह कितना कारगर साबित होती है। न्यूज़ डेस्क खबर।
इसी खबर के साथ फिलहाल लेते एक छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी आप के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर सोमवार सुबह ईडी की टीम पहुंची। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी। जानकारी मिली है कि ईडी की टीम घंटों तलाशी के बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी अभियान के बाद ईडी विधायक को अपने साथ लेकर गई। वही आप पार्टी का दावा है कि अमानतुल्लाह को हिरासत में लिया गया है। अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने पहले ही एक्स पर पोस्ट साझा किया था। बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम विधायक को अपने साथ लेकर ऑफिस पहुंची है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ईडी कार्यालय के आसपास स्थित सभी मार्गों को बंद किया गया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ईडी के लोग मेरे आवास पर सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने आए हैं। सर्च वारंट के नाम पर उनका उद्देश्य केवल मुझे गिरफ्तार करना है। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी का तंग किया जा रहा है। उनका मकसद है केवल मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना है। अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंच चुकी है। मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिलावत गांव में आज खेत से खरपतवार हटाते समय एक 7 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में लोगों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने जैसे तैसे बुजुर्ग को बिजली के तार से अलग किया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक के नाती सोनू ने बताया कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत की गई कि हमारे खेत के पास से गुजर रही हाई टेंशन काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में है, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। मेरा नाम सोनू है, मैं सिलावट का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी सुबह 8-9 बजे चारा लेने गए थे खेत पे, जहाँ से हाई वोल्टेज लाइन गुजरती है। मैंने पहले ही बुद्ध बाबू को ये बोला था कि मतलब इस लाइन को सही करवाओ, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया था इस पर। आज मेरे दादाजी सुबह गए थे चारा लेने के लिए, तो हाई वोल्टेज लाइन टूट के उनके ऊपर गिरी। फिर हमने विद्युत विभाग के लिए कॉल किया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कॉल का हमारी का, और लाइन चलती रही। हम देखते रहे, मेरे दादाजी मेरे सामने पूरा सब जल के राख हो गया, फिर भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जो फॉल्ट हुआ है उसमें लाइन कटी, उसके बाद लाइन उन्होंने काटी, हमारा फ़ोन नहीं उठाया था उन्होंने। इसका जिम्मेदार कौन है? ये साले बिजली वाले हैं सारे के सारे। कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। नवाब सिंह डीएनए में किशोरी के सैंपल से मिलान हुआ है। एसपी अमित कुमार आनंद ने डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की बात कहते हुए जानकारी दी है। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 12 अगस्त को पुलिस ने सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। घटना के समय पीड़ित पक्ष व आरोपी अपने विद्यालय चंदन सिंह महाविद्यालय में था। पुलिस ने वही कमरे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। किशोरी अपनी बुआ के साथ गई थी। बुआ की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। तिरवा तहसील क्षेत्र की एक महिला अपनी नाबालिग भतीजी के साथ रविवार की देर रात किसी तरह चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची। यहां एक कमरे में दोनों ठहरी थी। इस दौरान नवाब सिंह भी वहां मौजूद था। राजस्थान के धौलपुर शहर में जल जमाव की समस्या का समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं करने और धौलपुर विधायक द्वारा जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने से लोग काफी परेशान हैं। शहर के परेशान लोगों ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कई कॉलोनियों की दीवारों पर लगवाया। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर जिला में हुई बारिश से बाड़ी रोड और सैपेव रोड पर बसी 3 दर्जन कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। ये इलाके करीब 1.5 महीने से जल जमाव की चपेट में है। हालात इन्हें इतने बदतर है कि कॉलोनियों के रास्ते पानी में गुम हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि जल जमाव की समस्या को लेकर कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया। लोगों ने जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम का घेराव किया। आश्वासन के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। नगर परिषद कार्यालय पर तालाबंदी भी की, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ।
बताते चले कि कॉलोनी के रास्तों में जल जमाव से लोग घरों में कैद है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। पानी बदबू निकलने से बीमारी फैलने की अंदेशा बना हुआ है। पिछले 2 महीने से तो इस कॉलोनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तो सीवर लाइन ने पहले ही दुखी कर रखा है कि सीवर लाइन का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के जमा हो जाता है। दूसरे बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण इस कॉलोनी के 4 रास्ते जाते हैं। चारों रास्ते पूरी तरह पानी से लबालब भरे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया है और कोई भी आदमी यहाँ निकलना जो है दुश्वार हो। आए दिन इसमें कीड़े मकोड़े पनप गए हैं जो सर्प जैसे हैं जो काट जाते हैं लोगों को। यहाँ तक ये डीपी भी रखी है पानी में, इसमें भी करंट आता रहता है। कुछ दिन पहले इसमें शार्ट चिपक के ख़त्म हो गया था और इसमें भी कछुआ सांप वगैरह इस साइड में घूमते रहते हैं। तो बच्चे जो डरते हैं और बच्चों को स्कूल जाना तो पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले 2 महीने से स्कूलों में ताला लगा हुआ है। कुछ लोग घर ताला लगा के पलायन भी कर चुके हैं जिनके पास व्यवस्थाएं थी। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कलेक्टरों को सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं, कमिश्नर साहब को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ देख रेख नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मच्छर मले सबको दिखाई दे रही है, प्रशासन को भी दिखाई दे रही है, जिला कलेक्टर को भी दिखाई दे रही है और जितने भी जो ऊपर हैं उन्हें भी दिखाई दे रही है। धौलपुर 2 साल से केस चल रहा है इस पे। जज वगैरह कलेक्टर सब देख चुके हैं। ये नहीं है किसी के सामने ये अंधी बातें हों, सबके सामने खुला हुआ है। मेरा ये मकान है जहाँ मैं बैठी हूँ। आप बता सकते हो, वीडियो बना के दिखा सकते हो ऊपर प्रशासन को कि कैसे हम निकले। हमारे बच्चे परेशान हैं, ट्यूशन को नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बताओ आगे उनका भविष्य ऐसे ही रहा तो उनका भविष्य कैसे चमकेगा? मुझे बताओ। वोट मांगने आते हैं, विधायक है, वोट मांगने आती है, कितने अनुशासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब कहाँ गई वो विधायक, कहाँ मर गई है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, विधायक है कहाँ? वो कहीं बिल में भी घुसी हो और यहाँ पे निकल के आए। बस इतना चाहती हूँ। और एक दिन हमारी जिंदगी जी के बताए। मैं ज्यादा दिन की मांग नहीं करती हूँ, सिर्फ एक दिन की कि कैसे हम निकल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इंसानों ने बाहर पत्थर फोड़ फोड़ के मकान बनाए, उनके मकान बैठ गए। कैसे आम आदमी मकान बनाएगा? सरकार देगी कि प्रशासन देगा? सरकार भी नहीं सुन रही, कोई भी नहीं सुन रहा। सरकार भी अपने बैठी है, प्रशासन अपना बैठा है, सब कुछ अपने आप में बैठे हुए हैं। कोई किसी की नहीं है। महिलाएं जाती हैं, भगा दी जाती हैं वहाँ से। कलेक्टर भी भगा देता है और हमें देखकर सब इधर उधर हो जाते हैं कि कहीं ये जाके हंगामा ना करे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी पुरी वट सुर्खियों में आई है। रिपोर्ट में उन पर अदानी की कंपनियों में भागीदार बताया गया। रिपोर्ट आने के बाद बुश और अदानी दोनों ने इस आरोप से इनकार किया। इस रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की, परंतु सरकार की ओर से उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया। परंतु कांग्रेस ने नया आरोप लगाकर एक राजनीतिक बखेड़ा भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी कौन है इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुंचे नहीं हैं। अलग अलग मोहरे हैं, उनमें से एक मोहरे के विषय पर बात करने हम हैं, जिनका नाम है माधवी पुरी बुच। पवन खेरा ने आगे कहा कि माधवी पुरी बुच सेबी की मेंबर थी। उसके बाद 2 मार्च 2022 को चेयरपर्सन बनी। सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं। पवन खेरा ने दावा किया कि सेबी चीफ एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी के साथ सैलरी ले रही थी। पवन खेरा ने कहा 2017 से 2024 के बीच में करोड़ों की रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक ले रही थी और ई शॉप पर जो टीडीएस था वो भी यही बैंक के दे रहा था। यह सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। इसलिए अगर माधवी पुरी बुश में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी शेयर बाजार को विनियमित करने में अहम भूमिका निभाता है, जहां हम सभी अपना पैसा निवेश करते हैं। लेकिन सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। इस समिति के 2 सदस्य सेबी अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के संबंध में ये ध्यान दिया गया है कि उन्हें 2017 और 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ रुपए की नियमित आय प्राप्त हुई।
अगर आप पूर्णकालिक सेवी सदस्य हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक से वेतन क्यों प्राप्त कर रहे थे? ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच पूरी हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया में जांच रिपोर्ट जारी की गई है। आधिकारिक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि अचानक घना कोहरा ऊपर की ओर उठने लगा था और इसी दौरान हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। सशस्त्र बलों का जनरल स्टाफ के उच्चतम बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण क्षेत्र की जटिल मौसमी परिस्थितियां थी। रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर के कल पुर्जों या इंजन में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार किया गया है। हालांकि हादसे के फौरन बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पता चला था कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उसकी दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग लग गई थी। इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि उस पर कोई भी हमला किया गया था। दुर्घटना में रईसी के अलावा देश के विदेश मंत्री और 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। तब कहा गया था कि दुर्घटना से पहले नियंत्रण टावर और हेलीकॉप्टर के चालक दल के बीच स्थापित हुए संचार में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। असम विधानसभा ने जुम्मे वाले दिन मुस्लिम विधायकों को और विधानसभा के मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए दी जाने वाली 2 घंटे की छुट्टी पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब शुक्रवार के दिन असम विधानसभा में भी आम दिनों की तरह काम होगा। इसकी जानकारी राज्य के सीएम डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने पोस्ट के जरिए दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने पोस्ट पर कहा कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने साल 1937 में की थी। असम सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता पीयूष हजारिका ने इस फैसले पर पोस्ट कर कहा कि असम में सच्ची धर्मनिरपेक्षता को फिर से पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि असम विधानसभा ने आज हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रथा औपनिवेशिक असम में सादुल्ला की मुस्लिम लीग सरकार की ओर से लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के भी घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। मालूम हो कि उदयपुर चाकूबाजी केस में आरोपी के किराए के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर मामलों में सुनवाई शुरू हो गई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सम्मत सॉलिसिटर तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो एक्शन लिए गए हैं वो नगरपालिका के कानून के तहत लिए गए हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। तुषार मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही किए गए थे, परंतु अदालत उनकी राय से सहमत नहीं था। इन्हीं खबरों के साथ मैं फिलहाल नंदिनी विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ प्रथम खबर आज के समाचार में।